हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन का प्रिंसिपल, जो कि है प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक व्यक्ति वाले संगठन में सभी निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। संगठन जितना छोटा होगा, सत्ता के विभाजन की ज़रूरत उतनी ही कम होगी। प्रत्यायोजन या अधिकार को सौंपने की आवश्यकता तो संगठन के विस्तृत होने के साथ साथ बढ़ती है, यानी जैसे जैसे संगठन बढ़ता है वैसे वैसे ही डेलीगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का सही निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए सत्ता और उत्तरदायित्व कर्तव्यों के साथ विभाजित हो जाने चाहिए, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे हमारी ड्यूटीज़ चेंज होंगी वैसे वैसे ही इनको भी विभाजित कर देना चाहिए। प्रत्यायोजन सत्ता के विभाजन और वितरण के प्रमुख तरीकों में से एक है, लेकिन सत्ता के प्रत्यायोजन की सीमा संगठन के आकार जटिलता से विपरीत अनुपात में संबंधित होती है। यानी सत्ता का जो प्रत्यायोजन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की आकार या फिर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उससे अपोजिट रेशियो में रिलेट करती है। अब देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। प्रत्यायोजन अंग्रेजी शब्द डेलीगेशन का हिंदी अनुवाद है, जो कि डेलीगेट अर्थात प्रतिनिधि से बना है। प्रतिनिधि वह चयनित या फिर मनोनीत व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के विचार या दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के विचार को या दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए जिसे नॉमिनेट किया गया है वो डेलीगेट है, प्रतिनिधि है। इसलिए डेलीगेशन का दूसरा अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल। यहाँ पर डेलीगेशन या फिर प्रत्यायोजन का तात्पर्य किसी को अधिकार और कार्य सौंप देने की प्रक्रिया से होता है। डेलीगेशन का सीधा सा मतलब है किसी को राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना। इसकी डेफिनेशन है मोने के अनुसार, प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी उच्च सत्ताधारी द्वारा किसी निम्न सत्ताधारी को विशिष्ट सत्ता प्रदान की जाए, यानी किसी हाई अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को जब अथॉरिटी दी जाती है, सत्ता दी जाती है, तो वो डेलीगेशन है। यह सत्ता का हस्तांतरण है, ट्रांसफ़र है, लेकिन उसके पर्यवेक्षण नियंत्रण संबंधी अधिकार बने रहते हैं। यानी इसमें अथॉरिटी ट्रांसफ़र तो कर दी जाती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल के जो अधिकार हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स, प्रत्यायोजन के तत्व। प्रत्यायोजन के संबंध में 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व है अधिकार प्रदान करना, राइट्स देना। प्रत्यायोजन वास्तव में सत्ता या अधिकारों का सौंपा जाना ही होता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति या फिर अधीनस्थ से हमें कार्य करवाना है तो स्पष्ट है कि उस कार्य के लिए आवश्यक या फिर कार्य से संबंधित सत्ता दी जानी ज़रूरी है। बिना अधिकारों के ना तो सत्ता ना तो कार्य निष्पादन संभव हो सकता है और ना ही उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है। यानी जब हमें किसी को कोई भी काम डेलीगेट कर दिया तो उसके साथ साथ हमें उनसे राइट भी डेलीगेट करने पड़ेंगे, अधिकार भी देने पड़ेंगे। दूसरे तत्व है कार्य वितरण करना, कार्यों का बंटवारा करना। उच्च अधिकारी के पास कार्यों का बोझ होता है, इसलिए वह दूसरे अधिकारियों को काम बांट देता है। कार्य का प्रत्यायोजन करते समय ध्यान में रखता है कि कौन सा काम किस व्यक्ति को सौंपना है और कौन से काम प्रत्यायोजक को स्वयं अपने पास रखने चाहिए। तीसरा आता है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। जिस व्यक्ति को सत्ता और कार्य सौंपे गए हैं उस अधीनस्थ के लिए प्राप्त उत्तरदायित्वों का निर्माण करना भी प्रत्यायोजन का आवश्यक तत्व है। यानी जिसे हमने काम डेलीगेट किया है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड करके देंगे। प्रत्यायोजन की सत्ता और कार्य प्राप्त करने वाला अधीनस्थ उसी के प्रति उत्तरदायी होगा जिसने उसे सत्ता कार्य दिए हैं, यानी जिसने उसे काम दिया है, काम डेलीगेट किया है, वो उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आते हैं इसके टाइप्स, प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, पूर्ण या फिर आंशिक हो सकता है, सशर्त या बिना शर्त हो सकता है, औपचारिक या अनौपचारिक भी हो सकता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। सबसे पहला है स्थायी या अस्थायी प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन स्थायी भी हो सकता है। स्थायी प्रत्यायोजन के अंतर्गत जो अधिकार हैं वो हमेशा के लिए सौंप दिए जाते हैं, परमानेंटली राइट्स डेलीगेट कर दिए जाते हैं, बशर्ते की परिस्थितियाँ सामान्य रहें। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अधिकार वापस लिए जाएंगे। दूसरा है अस्थायी प्रत्यायोजन। इसमें कोई भी काम करने के लिए थोड़े समय के लिए अधिकार दिए जाते हैं, काम पूरा हो जाने के बाद डेलीगेशन भी खत्म हो जाता है। यानी परमानेंट और टेम्परेरी है ये। परमानेंट में सारे अधिकार परमानेंटली सौंप दिए जाते हैं, परमानेंटली काम को डेलीगेट कर दिया जाता है, और अस्थायी में कुछ टाइम के लिए डेलीगेट किया जाता है। दूसरा है पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन तब पूरा होता है जब उसके साथ कोई शर्त नहीं होती और जिस व्यक्ति को अधिकार सौंपे जाते हैं उसे निर्णय कार्यवाही करने का पूरा अधिकार दिया जाए। जब उसे फैसलों पर प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है तो प्रत्यायोजन आंशिक होता है।
जैसे अगर विदेश में भेजे गए राजनयिक को बातचीत का पूरा अधिकार हो तो पूर्ण प्रत्यायोजन है, और अंतिम वार्ता से पहले सलाह या स्वीकृति लेनी हो तो आंशिक प्रत्यायोजन है। यानी पूर्ण प्रत्यायोजन में डिसीजन लेने के सारे राइट व्यक्ति को मिल जाते हैं, जबकि आंशिक प्रत्यायोजन में डिसीजन लेने से पहले उसे हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ता है, स्वीकृति लेनी पड़ती है। तीसरा टाइप है सशर्त और बिना शर्त प्रत्यायोजन, यानी कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। प्रत्यायोजन सशर्त भी हो सकता है और बिना शर्त का भी हो सकता है। प्रत्यायोजन सशर्त तक होता है जब उसके साथ शर्तें जुड़ी हुई होती हैं। यदि अधिकार ग्रहण करने वाला व्यक्ति बेरोक-टोक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है तो बिना शर्त प्रत्यायोजन कहलाएगा, यानी उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं लगाएगी, वो अपना काम आज़ादी से कर सकता है, तो वो बेशर्त है। और अगर उसकी कंडीशन लगा दी गई है कोई भी काम करने से पहले उसे उस कंडीशन को पूरा करना पड़े तो वो सशर्त प्रत्यायोजन है। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक। लिखित नियमों, उपनियमों और आदेशों के अनुसार जो डेलीगेशन दिया जाता है वो औपचारिक होता है, जबकि रीति रिवाजों, परंपराओं, आपसी सद्भाव के आधार पर जो डेलीगेशन दिया जाएगा वो अनौपचारिक होगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में कोई बिचौलिया नहीं होता है, बल्कि जबकि अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में कोई तीसरा व्यक्ति पक्ष शामिल होता है। यानी डायरेक्ट में तो जो डेलीगेट कर रहा है, जिसको डेलीगेट किया गया है, सिर्फ वही 2 व्यक्ति होंगे, वो डायरेक्ट डेलीगेशन कर लेंगे। जबकि इनडायरेक्ट में एक तो डेलीगेशन करने वाला और एक जिसको डेलीगेट किया गया है, उसके साथ साथ एक तीसरा व्यक्ति भी होता है जो इन दोनों के बीच में काम को डेलीगेट करवाता है। ये इसके टाइप्स हैं। अब आते हैं इसके सिद्धांत। प्रत्यायोजन के कुछ सिद्धांत भी हैं। इन सिद्धांतों के पालन के बिना प्रत्यायोजन कारगर नहीं हो सकता। सामान्य अधिकारियों का प्रत्यायोजन करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जैसे पहला सिद्धांत है प्रत्यायोजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, यानी डेलीगेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रत्यायोजन किए जाने वाले अधिकार के बारे में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। जो भी राइट्स से दिए गए हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिए जाएं। नीतियाँ, नियम, क्रियाविधि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि अधिकारों का उपयोग करने वाले अधीनस्थों को कोई गलत फहमी ना हो, यानी बिल्कुल क्लियरली सारी बातें मेंशन कर देनी चाहिए डेलीगेशन में। दूसरा सिद्धांत है अधिकार और दायित्व समान होने चाहिए, यानी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अधिकारियों के जरिए अधीनस्थ निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए फैसले लेते हैं और उनका पालन करते हैं, जबकि दायित्वों के अंतर्गत उस पर अपने अधिकारों के जरिए इन गतिविधियों को चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। अतः अधिकारों और दायित्वों में समानता और तालमेल होना चाहिए। तीसरा है संपर्क की सुचारू व्यवस्था। प्रत्यायोजन के बाद भी अधीनस्थ को आवश्यकता पड़ने पर प्रशासक से मिलने और विचार विमर्श करने का अधिकार होना चाहिए, यानी उनके बीच में कॉन्टैक्ट बना रहे। प्रशासक को अधीनस्थों के मार्गदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, उसको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रत्यायोजन कार्य में भूल करने पर अधीनस्थ को डांटने फटकारने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और उनकी सलाह भी देनी चाहिए। यानी डेलीगेट जिसको किया गया है और जिसने डेलीगेट किया है उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है प्रत्यायोजन सुनियोजित और व्यवस्थित होना चाहिए। अच्छी तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी सिस्टमैटिक होना चाहिए। किसी भी संगठन के प्रबंध में प्रत्येक पद के अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। और प्रत्यायोजन किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पद को दिया जाना चाहिए, यानी डेलीगेशन किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता बल्कि इसकी पोजीशन को दिया जाता है, और बिल्कुल अच्छे से प्लान करके सिस्टमैटिक वे में दिया जाना चाहिए। अब आती हैं प्रत्यायोजन की अड़चनें या फिर समस्याएं क्या क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी संगठनों में प्रत्यायोजन की अहम भूमिका है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी अधिकारों को दूसरों को सौंपने में हिचकते हैं। वास्तव में प्रत्यायोजन की विभिन्न अड़चनों को 2 समूह में बांट सकते हैं। एक है संगठनात्मक अड़चन और दूसरी है व्यक्तिगत अड़चन। संगठनात्मक अड़चनों में पहली आती है स्थापित तरीकों और प्रक्रियाओं का अभाव। दूसरा है समन्वय और संपर्क का अभाव, अस्थिर और अनाधिकारिक संगठन का बड़ा आकार और स्थिति, स्पष्ट पदों का अभाव। इसके अलावा दूसरी अड़चनें आती हैं व्यक्तिगत अड़चनें। व्यक्तिगत कारक भी प्रत्यायोजन में बाधक होते हैं, जैसे सत्ता पर नियंत्रण रखने का अहम, हर काम का सेहरा अपने से बंधवाने की प्रवृत्ति, अधीनस्थों की ओर से वफादारी न मिलने की आशंका, प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या व्यक्ति में भावनात्मक परिपक्वता की कमी, क्या और कैसे प्रत्यायोजन किया जाए इस जानकारी का अभाव, और अपने से ऊंचे अधिकारियों, विधायकों और जनता के प्रति जवाबदेही का भय आदि। ये सारी अड़चनें हैं जो कि डेलीगेशन में बाधा बनती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यायोजन में समस्याएं हैं, लेकिन किसी संगठन में प्रत्यायोजन के महत्व को हम नकार नहीं सकते। कोई भी संगठन प्रत्यायोजन और अवकर्मण के बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यायोजन परम आवश्यक है। अतः इन चुनौतियों का मुकाबला करने का एकमात्र रास्ता यही है कि जहाँ तक हो इनमें जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। संगठनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए उचित प्रक्रियाओं और तरीकों को तय किया जाए
और अधिकारों के प्रत्यायोजन दायित्वों के निर्वहन के समय सबको इनका पालन करना चाहिए। संगठन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें संगठन के सोपान तंत्र में हायरार्की में विभिन्न पदों पर तैनात लोगों के कर्तव्यों और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो। संगठन में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय और संपर्क की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने किया है डेलीगेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।